नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी कोई एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करता है या फिर सोचता भी है तो एक चीज उसको जरूर कही जाती है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका पूरा बेस बनेगा और तभी जो एडवांस्ड बुक्स है उसको समझने में आपको आसानी होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए जो एनसीईआरटी है ये मस्ट है, इसको स्किप आप कर ही नहीं सकते। अगर आप स्किप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, जो कि आगे चलकर आपको समझ में आएंगी एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट के बाद, और तब जाकर आप वापस से करोगे। तो ये भूल नहीं करना है। एनसीईआरटी इज अ मस्ट। हाँ, कुछ सिलेक्टेड है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एनसीईआरटी को अप्रोच क्यों करना है। मतलब हम किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ें ताकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो, कम समय में अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर सको और आगे बढ़ सको। ये मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से समझाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की इंटीग्रेटेड स्टडी, यहाँ पर हमारे जो प्रतिज्ञा बैचेस हैं या फिर जब भी आप वीडियो देख रहे हो, स्टडी आईक्यू के बैचेस अवेलेबल हैं। आप स्टडी आईक्यू के ऐप या फिर वेबसाइट पर जाइए या फिर एक सिंपली कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। ये मेरी पर्सनल टीम है, यहाँ पर आपको फुल तरीके से गाइड करेगी। कोई भी आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर बैच से रिलेटेड, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न यही आता है कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसका हल ढूंढ लोगे कि ये क्यों जरूरी है तो अपने आप इसको आप पढ़ने लग जाओगे, आप इसको स्किप ही नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल। अक्सर आपने देखा होगा जब भी यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर आता है, खासकर उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लेकर डाउट होता है। बहुत से लोग भिड़ जाते हैं कि नहीं ये ऑप्शन होगा, किसी का कहना है कि नहीं ये गलत होगा, कोई कहता है नहीं ये सही है। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि जो यूपीएससी के इन्विजिलेटर हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया है पेपर को, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के जो सोर्सेस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ये गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है और वहां पर जो लिखा हुआ है वही माना जाता है अल्टीमेट आंसर। भले ही आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, चाहे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो या फिर हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा हो, वहां पर जो लिखा है डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि एनसीईआरटी में उसका क्या मेंशन किया हुआ है। तो यहां पर क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इट इज मोस्ट ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल। अब क्योंकि क्या है ना कि यूपीएससी आपको ये तो कहता नहीं है कि इस बुक से पढ़ो, कोई बुक्स की लिस्ट तो मिलती नहीं जैसे स्कूल में होता था ये बुक आपको पढ़ना है, यहां पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एनसीईआरटी मस्ट हो जाता है और वहां पर एक एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा कारण है इसका सिंपल लैंग्वेज। आप सोचिए ना, एनसीईआरटी हम किसकी बात कर रहे हैं, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। अब उस समय बच्चे जो होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, तो उनको तो आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में होता है और आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। अगर मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग आपने की है, फिर भी आपको हिस्ट्री पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो एनसीईआरटी आप काफ़ी आसानी से पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैंने आपको बता ही दिया, मतलब स्टैंडर्ड बुक में जाने से पहले ये जो एनसीईआरटी है वो आपका एक बेस बना देती है। और अल्टीमेटली कई बार देखने को मिला है कि स्पेशली यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न आए हैं। ये कई बार ऐसा हुआ है एंड दैट इज बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से चाहे टॉपर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, सभी लोग रेकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। तो आई होप कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि यूपीएससी की जब आप तैयारी करें, या फिर हो सकता है आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और एनसीईआरटी को बड़े हल्के में ले लिया होगा, अरे इसमें तो क्या ही है, ये तो बच्चों की बुक है। प्लीज़ ये मिस्टेक मत करिएगा, आगे चलकर आपको बहुत नुकसान होगा। एक दो अटेम्प्ट के बाद कई मैंने देखे हैं एस्पिरेंट जो रियलाइज़ करते हैं और अल्टीमेटली एनसीईआरटी को ही पढ़ते हैं। तो ये जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी को अप्रोच कैसे करें, पढ़ें कैसे, क्या अप्रोच होना चाहिए एंड सबसे इफेक्टिव तरीका होना चाहिए। देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से दो अप्रोच होते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के। एक तो क्या है, क्लास वाइज रीडिंग करना। मतलब जैसे 6th से 12th की एनसीईआरटी जनरली बोला जाता है कि आपको पढ़ लेनी चाहिए, तो पहले 6th की जितनी भी एनसीईआरटी है, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो सब आप पढ़ लेते हो। फिर 7th क्लास पर आते हो, वहाँ पर जो एनसीईआरटीज़ हैं वो पढ़ते हैं। फिर 8th क्लास पर आते हैं, वो पढ़ते हैं। तो इससे आपका एक फ्लो बना रहता है और ग्रेजुअल लर्निंग होती है। इसके फ़ायदे हैं कि इट इज़ ईजियर फॉर बिगनर। पहले आप सबसे जो आसान वाली चीज़ें हैं वो 6th क्लास में पढ़ोगे, फिर 7th वाले क्लास में पढ़ोगे, एंड ये लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है, डिफ़िकल्टी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो ये आसान हो जाता है। एंड इसके नुकसान भी है क्योंकि सब्जेक्ट आपका डिसरप्ट होता है ना, क्योंकि आप
अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर अचानक से ज्योग्राफी, फिर ये पढ़ लिया आपने, फिर यहाँ पर 7th क्लास में स्टार्ट किया, फिर वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो ये डिसकंटिन्यूटी थोड़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लोगों को। तो इसी की वजह से यहाँ पर दूसरा अप्रोच जो है वो सजेस्ट किया जाता है, वो है सब्जेक्ट वाइज। मतलब कि मान लीजिए हिस्ट्री का एनसीईआरटी है, तो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये सारे हिस्ट्री के पहले आप पढ़ लो, फिर ज्योग्राफी पर जाओ, फिर सारे क्लास के ऐसे पढ़ लो, तो आपका सब्जेक्ट ब्रेक नहीं होगा। मतलब मैं तो कहूँगा, देखो कोई बेस्ट तरीका नहीं है, अब रिकमेंड किया जाता है कि सब्जेक्ट वाइज जाइए, लेकिन आपके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे उन दोनों में से कोई भी आप अप्रोच ले सकते हो। बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये दो मेन तरीके होते हैं। फिर नेक्स्ट यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी जो है उसको पढ़ा कैसे जाए, स्ट्रैटेजी कैसे अपनाई जाए। मतलब जब आप एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करो तो कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको 2 बार रीडिंग करनी चाहिए, कम से कम 2 बार रीडिंग। पहला रीडिंग में क्या है, आपको एक बिग पिक्चर मिल जाएगा। मतलब जो एक नॉवेल होता है ना, बचपन में आपने देखा होगा, कई बार इंटरेस्ट आता है, नई नई को बुक्स मिली है और कई बच्चों को लगता है कि यार कहानी हम पहले ही पढ़ लेते हैं। कुछ उसी प्रकार से आपको फर्स्ट रीडिंग करनी है। मतलब आपको प्रेशर नहीं लेना है, सिंपली क्या करना है, बस एनसीईआरटी को खोलना है, उसको बस नॉर्मल तरीके से पढ़ते जाइए। डजेंट मैटर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और इस स्टेज पर आपको कहीं पर भी मार्क नहीं करना है। फर्स्ट रीडिंग जब भी आप करो तो आपको मार्किंग नहीं करनी है, हाइलाइटर से उसको हाईलाइट नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस आपको एक बार जल्दी से एनसीईआरटी को पढ़कर जो है फिनिश कर देना है, तो एक ब्रॉड पिक्चर आपको मिल जाएगा कि एनसीईआरटी में होता क्या है, और तब आपका सेकेंड रीडिंग स्टार्ट होना चाहिए। अब सेकेंड रीडिंग क्या है, ये एक्टिव एंगेजमेंट है। हाँ, यहाँ पर अब आप धीरे धीरे जो मार्किंग होता है, हाईलाइटर होता है, पॉइंट्स को नोट करने वाली बात हो गई, वो सारी चीज़ें अब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या आपको करना है, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको खोल कर रखना है, उसको हमेशा देखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट इज यूपीएससी आईएएस एग्जाम एंड सिलेबस स्ट्रक्चर। तो अगर ये नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप एंटर कर रहे हो तो उसमें सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसा है, सिलेबस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैंने आपको समझाया, सिलेबस पूरा डिटेल में आपको इसके अंदर बताया। खैर, यहाँ पर जो सेकेंड रीडिंग होगा एनसीईआरटी का, उसमें जब आपको सिलेबस के बारे में पता होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो सेकेंड टाइम, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में कई बार बच्चे जो है हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब हाईलाइट करना, इनफैक्ट मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताता हूं, जब मैंने तैयारी किया था मैंने भी सेम मिस्टेक किया था कि फर्स्ट रीडिंग में स्टार्ट कर दिया हाईलाइट करना। अब पता चल रहा है कि यार पूरी की पूरी बुक ही हाईलाइट हो गई, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ ना उसका। फिर मुझे क्या करना पड़ा, हाईलाइट करने के बाद मैंने पेन से स्टार्ट कर दिया अंडरलाइन करना, मतलब दोबारा वो मेहनत करनी पड़ी। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वही मिस्टेक करें। यहां पर सिंपली जब सेकेंड रीडिंग आप करो तब अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लगता है, कोई फैक्चुअल चीजें हैं, तो आप उसको एक अपना अलग से नोट बना लो, एक पेज लो वहां पर, और वहां पर चीजें आप नोट डाउन कर लो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो इससे आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसाइज नोट्स बनाइए। मतलब जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पूरा जो लग रहा है आपको, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आप भूल सकते हो, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में, माइंड मैप्स के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वो जरूर बनाइए। मतलब क्या है ना कि मान लो जब एग्जाम पास आ रहा होगा और नेक्स्ट टाइम जब आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो सिंपली एक जो कंसाइज नोट आपने बनाया है उसी को बस आपको देखना है, और आपका ऑलमोस्ट वापस से जो एक प्रकार से रिपीटेशन जो होता है ना वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि कंसाइज नोट्स जरूर बनाना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर इंटीग्रेट विद करंट अफेयर्स। अगेन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें, और करंट अफेयर्स तो आपका स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया या फिर मैगजीन हो गया। तो यहां पर क्या है ना कि जो करंट अफेयर्स है उसको इंटीग्रेट करना। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आप क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे हो एनसीईआरटी की, तो उसमें मान लो जीडीपी दिया हुआ है, तो जीडीपी आप समझ पढ़ तो लिया आपने, थियरी पढ़ लिया, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ आपको उसको लिंक करना है। जैसे कि अभी इस समय जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी चल रही है भारत की, स्लो डाउन आया है कि नहीं आया है, आया है तो क्यों आया है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो जब आप लिंक करने लगोगे तो और ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो अगर आरबीआई है, रेपो रेट को कम कर रही है, तो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में रेपो रेट पढ़ते हो तो उससे आपको लिंक करना है कि आरबीआई रेपो रेट क्यों कम कर रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी के ऊपर, मनी सप्लाई पर क्या इंपैक्ट होगा। तो वो सारी चीज़ें जब आप पढ़ने लग जाओगे
तो आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर रिवीजन और प्रैक्टिस, वो तो आपको करना ही है रेगुलर बेसिस पर। और इसमें क्या है, वही मैं आपको बता रहा था, पूरा का पूरा एनसीईआरटी खोलकर फिर मत बैठ जाना, वो सबसे बड़ा मिस्टेक होगा क्योंकि टाइम वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा जो मैंने आपको बताया कंसाइज नोट्स बनाते रहो, तो उसको आपको देखना है और लगातार उसको जो है रिवीजन करते रहना है, इससे आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ तक एडवांस बुक। अब यही होता है, जब आप एनसीईआरटी अपनी खत्म करें तब एडवांस बुक की तरफ जाएं। यहाँ पर भी कई लोग मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में कि पहले ही एडवांस बुक, चाहे एम लक्ष्मीकांत है, बिपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है, वो सब पर चले जाते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि आपने एनसीईआरटी नहीं टच किया था, तो वो एडवांस बुक्स में आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं, आपके दिमाग में चीज़ें रिटेन नहीं हो रही हैं। क्योंकि एक बार आपने एनसीईआरटी खत्म कर दी ना, मतलब आपका आधा काम वैसे ही हो गया। तो जब आप एडवांस बुक पर जाओगे तो आपको बड़ा अच्छे से आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और इसको लेकर बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, इसको लेकर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो चाहो तो आप जरूर देख लेना। यहाँ पर अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कैसे आपको अप्रोच करना है। अगेन बुक लिस्ट भी मैंने यही कहा है कि आपका लिमिटेड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हर किसी के बात में मत आ जाना, वो टॉपर ये कह रहा है तो ये बुक ले लिया, उसने दूसरा बुक बोला तो वो ले लिया। एक ही बुक को बार बार रिपीट करना है। जितना ज़्यादा बार आप पढ़ोगे आपकी तैयारी उतनी स्ट्रांग यहाँ पर होती जाएगी। अगेन यहाँ पर मैंने एक चार्ट के फॉर्म में, या आप देख सकते हो एनसीईआरटी जो रीडिंग की स्ट्रैटेजी है वो कैसे होनी चाहिए, इसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर फॉर्म कर दिया है। जैसे कीवर्ड आपको हाईलाइट करना है, एनसीईआरटी में कोई डेफिनेशन है, पॉलिसीज को लेकर बात कही गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, उसको हाईलाइट करिए। आपको कोर सब्जेक्ट पर फोकस करना है, कौन सी एनसीईआरटीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सोशियोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इन सब के ऊपर आपको फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको मेमोराइज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करना, मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें। कंसाइज नोट्स जरूर बनाइए, बुलेट पॉइंट्स में, डायग्राम में, मैप्स में, और पीरियोडिक रिवीजन आपका होते रहना चाहिए। ये अगर आपने कर लिया तो ये आपकी सही तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है? डोंट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग इन वन गो। मैंने आपको बताया ना, एक ही बार में सब कुछ मेमोराइज करने की कोशिश मत करना, लोड मत लेना। कहने का मतलब है कि उसको एंजॉय करो। आई मीन एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक हो ही नहीं सकती। जितने अच्छे तरीके से बनाया है ना उसको, मतलब मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो ये चीज है, उसको मेमोराइज मत करने की कोशिश करना। डोंट स्किप ओल्ड एनसीईआरटी। कई बार लोग ओल्ड एनसीईआरटी को, आज के समय में भी यूपीएससी के लिए वो गोल्ड है। बहुत से इंफॉर्मेशन है जो ओल्ड एनसीईआरटीज में अवेलेबल होती है, वो अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली उसको देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। एंड डोंट रिलाई सोनली ऑन समरीज। कई बार लोग मिस्टेक करते हैं कि एनसीईआरटी का समरी पढ़ लिया, चलो मेरा काम हो गया। नहीं, प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़नी है। और कुछ लोग साइंस को भी जो है इग्नोर कर देते हैं। रिमेंबर, प्रीलिम्स के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं मिनिमम साइंस से आते हैं, और वो आपका मेक कर सकता है और ब्रेक कर सकता है आपके प्रीलिम्स को। तो वो मिस्टेक मत करना कि साइंस को छोड़ दिया। तो ये चीज़ है आपका। और फाइनल टिप्स यही है कि देखो, सिलेबस को डीपली अंडरस्टैंड करो, लिमिटेड रिसोर्सेज पर स्टिक रहो, नोट्स बनाओ न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी से, मॉक टेस्ट रेगुलर सॉल्व करते रहो, और कंसिस्टेंट रहो। मतलब ये मैराथन है, एक ही बार में। जरूरी नहीं है कि 10 दिन आपने 15-15 घंटे पढ़ा और उसके बाद पढ़ाई छूट गई। नहीं, हर दिन आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन डेली बेसिस पर करना है। 14-15 दिन में एक बार थोड़ा सा ब्रेक लेना है आधे दिन के लिए, तो वो आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसको मैराथन की तरह लीजिएगा। आई होप कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी कि एनसीईआरटी कैसे अप्रोच होना चाहिए। एंड जाने से पहले दोस्तों, अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे बैचेस को लेना चाहते हो, प्रतिज्ञा बैच, चाहे वो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 27 की तैयारी कर रहे हैं, जब भी बैचेस अवेलेबल हैं, सिंपली आप काम करिएगा, ये फ़ोन नंबर पर कॉल करिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपका जो प्रतिज्ञा बैच है या फिर फाउंडेशन बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, इनफैक्ट इसके अंदर हम आपको एक पर्सनल मेंटर भी देते हैं जो लगातार आपके साथ टच में रहते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप उनसे पूछ पाते हो। एंड रिमेंबर टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। बट आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला होगा। थैंक यू सो मच।